सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हमने पंचलैट कहानी के बारे में चर्चा की थी। यहाँ तक हम आ गए थे कि यानी ये जो गोधना है वो गोधना किस तरह पंचलैट जलाता है और गांव के जो लोग हैं, महतो टोली के लोग जो है, उनके चेहरे पर हंसी किस प्रकार आती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वह सरदार जो है वो गोधना को बहुत पास बुलाकर प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा वाला गीत। यानी वह जो सरदार है वह उसे माफ कर देते हैं, पंचायत में लेते हैं। मुल्लरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा और मुनरी शर्म के मारे अपनी आंखें धरती पर गड़ा देती है। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पशा पुलकित हो रहा था। तो यानी यहाँ गोधन की वजह से या गोधना की वजह से आज यहाँ पंचलैट जल गई है और महतो टोली की इज्जत जो है वो इज्जत बच गई है। तो ऐसे यानी रेणु जी ने पंचलैट इस कहानी के माध्यम से हर एक जाति की बिरादरी की जो पद्धतियां होती है उसके बारे में चर्चा की है। तो इस पर जो MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न है वो किस तरह आएंगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो है, पंचलैट कहानी रेणु जी के डैश कहानी संग्रह से ली गई है। पंचलैट कहानी रेणु जी के डैश कहानी संग्रह से ली गई है। उसका जवाब है अग्निखोर, ठुमरी, अच्छे आदमी और आदिम। इसके पर्याय है अग्निखोर, ठुमरी, अच्छे आदमी और आदिम। तो सही पर्याय है उसका ठुमरी। अगला प्रश्न है, पंचलैट डैश कहानी है। पंचलैट डैश कहानी है। पर्याय है ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक और मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ यानी जो है सही पर्याय है आंचलिक। अगला प्रश्न, गांव में सब मिलाकर डैश पंचायतें हैं। गांव में सब मिलाकर डैश पंचायतें हैं। पर्याय है 6, 7, 8 और 9। पर्याय है 6, 7, 8 और 9। सही पर्याय है 8। अगला प्रश्न, गोधन के खिलाफ पंचायत में डैश ने फरियाद दी थी। गोधन के खिलाफ पंचायत में डैश ने फरियाद दी थी। पर्याय है सरदार, मुनरी, कनेली, गुलरी काकी। पर्याय है सरदार, मुनरी, कनेली, गुलरी काकी। सही पर्याय है गुलरी काकी। गोधन डैश के प्रति प्रेम भाव रखता है। गोधन डैश के प्रति प्रेम भाव रखता है। पर्याय है मुनरी, कनेली, सलमा और गुलरी। पर्याय है मुनरी, कनेली, सलमा और गुलरी। सही पर्याय है मुनरी। महतो टोली ने डैश जाति से बिल्कुल बहिष्कृत किया था। महतो टोली ने डैश को जाति से बहिष्कृत किया था। पर्याय है छड़ीदार, मदन, सरदार, गोधन। पर्याय है छड़ीदार, मदन, सरदार, गोधन। सही पर्याय है गोधन को महतो टोली ने हद्दपार यानी बहिष्कृत किया था। अगला प्रश्न, पंचायत ने गोधन को डैश रुपये जुर्माना भरने को कहा था। यानी गोधन को पंचायत ने डैश रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा था। पर्याय है 5, 10, 15, 20। पर्याय है 5,
10, 15, 20। सही पर्याय है 10 रुपये। अगला प्रश्न, डैश डैश पंच लाइट जलाना जानता था। डैश डैश पंच लाइट जलाना जानता था। पर्याय है गोधन, सरदार, छड़ीदार और नायक। पर्याय है गोधन, सरदार, छड़ीदार और नायक। सही पर्याय है गोधन। अगला प्रश्न, गोधन को डैश डैश ने भोजन का निमंत्रण दिया। गोधन को डैश डैश ने भोजन का निमंत्रण दिया। पर्याय है मुनरी, कनेली, गुलरी काकी और सरदार। पर्याय है मुनरी, कनेली, गुलरी काकी और सरदार। सही उत्तर है उनका गुलरी काकी। तो गुलरी काकी ने गोधन को शाम को खाने के लिए बुलाया था। तो ऐसे यानी यहाँ पंचलाइट कहानी है वह समाप्त होती है। अगली जो कहानी है वह है चीप की दावत। यानी चीप की दावत कहानी जो है वह सामाजिक कहानी है। उसके लेखक है भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी ने यह कहानी लिखी है जो आधुनिक वातावरण जो है, आधुनिक वातावरण का उसमें चित्रण कर दिया है। पारिवारिक समस्या कैसे निर्माण होती है इसका विवरण भीष्म साहनी जी ने चीप की दावत में की है। भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं तो यानी परिवार जो है संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में पिताजी, माताजी, अपने बच्चे, पत्नी या परिवार, भाई बहन ये सब कुछ होता है। अगर शहर में चले जाते हैं तो उनकी जो फैमिली है एकल फैमिली होती है या उसे अंग्रेजी में हम कहेंगे पोर्टेबल फैमिली, बहुत छोटी फैमिली होती है। अगर उसमें कोई बुजुर्ग आदमी आता है तो उस परिवार के सामने कई समस्या खड़ी होती है। इसका जिक्र उन्होंने इस कहानी में करने का प्रयत्न कर दिया है। चिप की दावत इस कहानी में हम देखते हैं तो यानी घर में जो बूढ़ी माँ है वो किस तरह उनके परिवार में समस्या बनती है, लेकिन वह समस्या ही समाधान करती हुई दिखाई देती है। घर में बूढ़ी माँ है यानी यहाँ प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए, अपने बड़े अफसरों को यानी खुश करने के लिए लोग घर में पार्टियां रखते हैं और घर के बुजुर्ग लोग जो होते हैं वह यानी उसके सामने समस्या बन जाती है। और लेकिन वह समस्या नहीं बनती। इस परिवार की बड़ी बूढ़ी जो माँ है वह यानी अपने जो अफसर है, अपने बेटे के अफसर, उनको जीत लेती है और उसका प्रमोशन अपने आप हो जाता है। तो ऐसे ये सामाजिक समस्या आज जैसे हम देखते हैं भूमंडलीकरण की दुनिया में, यानी लड़के जो है पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बाद शहरों में ही जाकर बसते हैं और शहरों में माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी अलग ही समस्या निर्माण हो चुकी है। आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सारे वृद्धाश्रम निर्माण हो चुके हैं। बड़े बड़े लोगों के माता पिता इन वृद्धाश्रमों में होते हैं। पिछले ही जैसे एक समस्या घटित हो गई कि आज के जो हमारे मुख्यमंत्री है उनकी जो स्कूल की अध्यापिका थी वह एक आश्रम में रहती है, वृद्धाश्रम में रहती है। और जो जैसे हम देखते हैं कि नैसर्गिक कोई आपत्ति आती है तो उसमें सब कुछ फिसल जाता है। तो ऐसे ही मौसम बारिश आया और उनका जो वृद्धाश्रम था तस नस हो गया और उन्होंने ये विनती की कि यानी उद्धव ठाकरे जी से कि आप हमारे वृद्धाश्रम को ठीक कर दीजिए। हम आपकी कई यानी स्कूल की अध्यापिका है और हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो ऐसे ही इन अध्यापकों की स्थिति बन चुकी है। तो यानी जिसके बच्चे अब कई बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते, सुबह चले जाते, शाम वापस आते हैं। उनके परिवार में उनके बच्चे, उनकी पत्नी, इतना ही यानी बहुत कम उनका परिवार होता है। और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इनमें यह यानी क्या है
ये प्रमोशन के लिए बड़े लोगों को या अफसर लोगों को पार्टी देने की पद्धति दिखाई देती है। तो यानी ऐसे यानी उसी समय यानी भीष्म साहनी ने उसी समय देखा कि यानी इस तरह की समस्या निर्माण हो गई है, तो आज वर्तमान समय में भी यह समस्या ज्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो भीष्म साहनी जी का जन्म सन 1915 में हुआ, यानी जैसे हम 100 साल से ऊपर वे निकल चुके हैं, तो यानी 100 साल के ऊपर जैसे हम देखते हैं, तो उसी समय भी यह समस्या थी, आज भी समस्या है, लेकिन उसी समय की समस्या इतनी गहरी नहीं थी जो आजकल बहुत गहरी बन चुकी है। तो भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 में रावलपिंडी में हुआ। यह रावलपिंडी आजकल पाकिस्तान में है। जब 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसी समय भारत और पाकिस्तान ये दो देश निर्माण हो चुके और उनका जन्म तो 1915 में है, उसी कारण यह रावलपिंडी यानी भारत में ही था। उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज से अंग्रेजी विषय लेकर एमए किया। देश के विभाजन के वक्त उन्होंने कांग्रेस की रिलीफ कमेटी में काम किया और साल भर तक बंबई में ही रहे। बाद में दिल्ली के कॉलेज में वे अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर काम कर रहे थे। कुछ साल मॉस्को में उन्होंने विदेशी प्रशासक गृह में अनुवादक के रूप में कार्य किया। टॉलस्टॉय, अस्त्रावस्की आदि की रचनाओं को भी उन्होंने अनुवाद किया। कुछ सालों तक नई कहानियां नामक कहानी पत्रिका का भी संपादन कर दिया। वे अंग्रेजी में एमए हो चुके हैं उसी समय, तो ऐसे यानी अनुवादक के रूप में भी उन्होंने यानी विदेश में मॉस्को में काम कर दिया है। तो ऐसे यह जो विदेशी भाषा ने अंग्रेजी को उन्होंने ग्रहण कर दिया अच्छी ढंग से, और उनकी मातृभाषा तो यानी उसी समय भी हिंदी चलती थी, आज भी चल रही है। और उनके कहानी संग्रह जो है भटकती राह, भाग्य रेखा, पहला पाठ, पटरिया, वाड़चू आदि उनके कहानी संग्रह है। और उनके उपन्यास है झरोके, कड़िया, तमस, तमाचे आदि। यानी उनके भीष्म साहनी के उपन्यास जो है झरोखा, कड़िया, तमस, तमाचे आदि। भीष्म साहनी जी मानवीय संवेदनाओं के कलाकार है। यानी चिप की दावत में यही बात दिखाई देती है कि मानवीय संवेदना किस तरह है, मनुष्य किस तरह अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं, यह उन्होंने इस कहानी में दिखाने का प्रयत्न कर दिया। इसी कारण कहा जाता है कि वे मानवीय संवेदनाओं के कलाकार हैं। इनकी कथाओं में निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार के अंतरंग चित्र बड़े मार्मिक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इनकी कथा शैली की व्यंग्य, करुणा आदि विशेषता रही है। इनकी भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का अनूठा प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत कहानी चिप की दावत भीष्म साहनी जी के व्यंग्य और करुणा के अपूर्व सम्मेलन से श्रेष्ठतम बन गई है। कहानी का नायक पंजाबी युवक मिस्टर शामनाथ के अरमान पूरे होने के बजाय वह अंग्रेजी सभ्यता में ऐसा रंग जाता है कि उसे अपनी अनपढ़ गरीब माँ गवार लगने लगती है। यानी नायक जो है पंजाबी युवक है जो मिस्टर रामनाथ है, और वह अपनी माँ को यानी अनपढ़ और गवार मानता है। पार्टी के दौरान वह अपनी माँ को एक कोने में कोठरी में छुपाता है। पार्टी में हिंदुस्तानी अफसर और उनकी अधकचरी औरतें इसे हंसी मजाक का विषय बनाती है, किंतु अंग्रेजी साहब द्वारा आत्मीयता दिखाने पर मिस्टर शामनाथ को अपनी माँ प्यारी लगती है, जो कि उसकी उन्नति में साधन बनने वाली है। जैसे उनके हिंदुस्तान की जो पत्नियां है, हिंदुस्तान अफसरों की जो पत्नियां है,
वह हंसी मजाक उड़ाती है बूढ़ी माँ की। लेकिन जो अंग्रेजी अफसर है उन्हें वह उनकी माँ जो है बहुत प्यारी लगती है और उनकी उन्नति में रोड़ा बनने वाली माँ उनकी उन्नति में यानी सहायक बनती है, यह दिखाने का प्रयत्न भीष्म साहनी जी ने कर दिया है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में हम उसके आगे की कहानी हम देख लेंगे। धन्यवाद।